हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, इसको जेपी भैया बोलते हैं यहाँ पे प्यार से। तो जेपी भैया बोलते हैं इनको प्यार से, क्योंकि जे और पी आता है इनके नाम में, तो जेपी भैया भी इनको बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण, है ना। ये जो प्रस्तुत पीडीएफ ली गई है कलाम एकेडमी से ली गई है, उसके पीडीएफ से मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में, और 1979 में क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो कब से कब तक यहाँ पे 1902 से 1979 में क्या हो गया? यहाँ पे मृत्यु हो गई भी यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? लोकनायक, मतलब इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? लोकनायक बोला जाता है। जेपी के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी विचारक, है ना। सोशलिस्ट मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे, एक थिंकर थे। और गांधीवादी और अहिंसावादी, मतलब गांधी के साथ अहिंसा को जोड़ते थे, है ना। सबसे पहले तो समाजवादी सोशलिस्ट यहाँ पे विचारक थे, गांधी के साथ अहिंसा को जोड़ते थे, और स्वतंत्रता सेनानी और सर्वोदयी नेता थे, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सर्वोदयी नेता भी थे, ठीक है, कोई बात नहीं। इनका जन्म यहाँ पे 11 अक्टूबर 1902 को यहाँ पे सितारा दियारा, है ना, गांव, जिला छपरा बिहार में हुआ था ना। कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे ये बिहार के लाला हैं, छपरा बिहार के लाला कौन है? यहाँ पे जेपी भैया हैं। इनका गांव का नाम बड़ा ही यूनिक है यहाँ पे, सितारा दियारा, है ना, मतलब गांव का नाम यूनिक हो जाएगा यहाँ पे, सितारा भी है दियारा भी है उसमें, है ना। तो छपरा बिहार में हुआ था। 1921 में मौलाना आज़ाद के आह्वान पर, है ना, 1921 में क्या हुआ? यहाँ पे मौलाना आज़ाद के आह्वान पर गांधी द्वारा संचालित यहाँ पे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, ठीक है भाई। यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो 1920 के आसपास में हुआ था भारत में, उसमें ये गांधी जी, क्योंकि अहिंसावादक गांधीवादी तो थे ही थे, है ना, जेपी भैया। तो ये मौलाना आज़ाद ने उनको आह्वान किया कि भैया इसमें शामिल हो जाओ यहाँ पे, जेपी भैया। तो जेपी भैया यहाँ पे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, है ना। उसके पढ़ाई लिखाई भी करनी थी, तो 1922 में क्या चले गए यहाँ पे? हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए? यूएसए चले गए, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, ठीक है। वहाँ अध्ययन के दौरान पूर्वी यूरोप के साम्यवादी विचारकों मार्क्स एवं एम एन राय के विचारों से प्रभावित होकर यहाँ पे रूढ़िवादी मार्क्सवादी बन गए। कौन कौन मिले भाई वहाँ पे? अपना अमेरिका में किसके विचारों से प्रभावित हुए? यहाँ पे मार्क्स, है ना, मार्क्स, और क्या बोला मैंने यहाँ पे? एम एन रॉय, है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम और ए, मतलब यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे मार्क्स एम और एम, है ना, मार्क्स और एम एन रॉय के विचारों से, है ना, प्रभावित होकर क्या होगा? यहाँ पे रूढ़िवादी मार्क्सवादी बन गए, ठीक है। यहाँ पे मतलब एकदम मार्क्सिज्म की भावना इनके मन में एकदम घर कर गई, यहाँ पे कहीं कहीं बोलना चाहिए। तो एकदम मार्क्सवादी, मतलब हायर लेवल के मार्क्सवादी कौन थे? अपने जेपी भैया थे। अब देखिए 1929 में भारत लौट आए और गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर नासिक जेल में रहे, है ना। मतलब 1929 में, अब देखो यहाँ पे, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन होने वाला था, जस्ट उसके पहले क्या हो गया? इंडिया वापस आ गए, और ना, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उन्होंने क्या किया? यहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें समर्थन किया, किसका? गांधी जी का, क्योंकि गांधीवादी तो थे ही भैया आदमी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करेंगे ही करेंगे। वैसे नेहरू भी शामिल हुए थे भैया यहाँ पे, नेहरू भी असहयोग आंदोलन, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों में शामिल थे ये। वैसे जेपी भैया भी तीनों में शामिल रहेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर कहाँ गए? उनको नासिक जेल में ठूस दिया गया, ठीक है, नासिक जेल भेज दिया गया उनको। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में गठित कांग्रेस समाजवादी दल, है ना, 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में गठित यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी दल में क्या हो गया? यहाँ पे शामिल हो गए, है ना। तो 1934 में कांग्रेस, देखिए पहले से वो क्या थे? समाजवादी थे। तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने क्या किया था? उस समय यहाँ पे एक दल का गठन किया था आचार्य नरेंद्र देव ने। तो उसके दल का नाम क्या था? यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी दल। ये कांग्रेस समाजवादी दल क्या करता था? कांग्रेस में समाजवाद की भावना नहीं थी, तो कांग्रेस में समाजवादी भावना लाने के लिए इस दल का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और इसके बोलना चाहिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस दल में कौन शामिल है 1934 में? है ना, अपना जेपी भैया शामिल हो गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए यहाँ पे हजारीबाग जेल से भागे, है ना, ठीक है। हजारीबाग जेल को तोड़ के वे भाग गए और लगभग 1 साल तक इस आंदोलन का संगठन व संचालन किया और फिर गिरफ्तार कर लिए गए ना। मतलब करीबन यहाँ पे देखिए हजारीबाग जेल में थे वो, हजारीबाग जेल से भागे और असहयोग आंदोलन, मतलब सॉरी, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में क्या किया? समर्थन किया, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? आंदोलन का संगठन और संचालन किया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया इनको, ना। आंदोलन ने क्या किया? यहाँ पे संगठन और संचालन किया, उसके बाद इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में गांधी जी ने उनके नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए क्या किया? यहाँ पे प्रस्तावित किया, है ना, 1946 में, ठीक है भाई। गांधी जी का इन्होंने साथ दिया तीनों आंदोलन में, तो गांधी जी कुछ ना कुछ तो इनके लिए करेंगे, तो इनको मतलब रिटर्न गिफ्ट देने के लिए क्या किया? 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए क्या किया? इनको यहाँ पे नामांकित किया गांधी जी ने। पर यहाँ पे इसको कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इसको मान्य नहीं किया, है ना। गांधी जी बोलेंगे वही हमेशा नहीं होगा। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में, उसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि जेपी संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते थे ना।
कैबिनेट मिशन योजना में क्या बोला गया था यहाँ पे, संविधान सभा के सदस्यों का क्या हो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, है ना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो इसका विरोध कौन कर रहे हैं यहाँ पे, जेपी भैया कर रहे हैं। इनका निर्वाचन तो भाई प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, इसलिए उन्होंने संविधान सभा की सदस्यता भी क्या कर दी, यहाँ पे ठुकरा दी, है ना। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष उनको बनाया नहीं गया, है ना। बहुत सारे उनके मन में यहाँ पे खटास थी और उन्होंने यहाँ पे संविधान सभा हेतु यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसका विरोध किया और उन्होंने अंतिम रूप से यहाँ पे सदस्यता क्या कर दी, यहाँ पे ठुकरा दी। 1948 में जब यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्रमशः यहाँ पे भारतीय समाजवादी पार्टी, है ना, ये अपन राम मनोहर लोहिया का जो पढ़े यहाँ पे उसमें ये डिटेल में बताया हमें कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी यहाँ पे कब यहाँ पे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है और कब भारतीय समाजवादी पार्टी बनती है, तो उसके बारे में यहाँ पे डेट वाइज वहाँ पे बताया गया। तो उसको आप इसके पहले जो वीडियो आया था राम मनोहर लोहिया का, उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जैसे ही इसका नाम चेंज होगा तब भी इसके सदस्य कौन बने रहेंगे, यहाँ पे जेपी भैया बने रहेंगे। 1952 में, है ना, देखिए यहाँ पे इनको सर्वोदय नेता बोला जाता है जेपी भैया को। तो 1952 में विनोबा भावे के नेतृत्व में चल रहे ग्राम भूधन आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए, है ना। ग्राम भूधन आंदोलन क्या बोला मैंने यहाँ पे, सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि विनोबा भावे ने उस समय यहाँ पे ग्राम भूधन आंदोलन चलाया था। ये भूधन आंदोलन क्या था, यहाँ पे अमीरों के पास क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे क्या है खेत हैं, उनके पास भूमि है, तो क्या करें यहाँ पे पूरी भूमि न रख के भूमि का कुछ टुकड़ा कुछ गरीबों को दे दें, है ना। गरीबों में क्या कर दे, यहाँ पे दान कर दे। तो ये क्या करते थे, अमीरों से यहाँ पे भूमि का टुकड़ा लेते थे और उसको गरीबों में क्या करते थे, दान करते थे। मतलब एक मध्यस्थ की भूमिका यहाँ पे कौन निभाते थे, विनोबा भावे, है ना। उसके बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन चला, तो इससे कहीं ना कहीं बोलना चाहिए जेपी भैया बहुत प्रभावित हुए और ये दोनों आंदोलन में क्या होगा, यहाँ पे शामिल होगा। क्योंकि अब गांधी जी का तो रोल खत्म हो गया था। गांधी जी 1948 में उनकी क्या हो गई थी यहाँ पे, है ना, मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद यहाँ पे वो किससे जुड़ गए, यहाँ पे विनोबा भावे से जुड़ गए। 1954 में सर्वोदय आंदोलन हेतु जीवन दान देने का संकल्प लिया, मतलब यहाँ पे जीवन का दान ही दे दूंगा, इसका संकल्प उन्होंने लिया। कब, 1954 में सर्वोदय आंदोलन हेतु क्या किया, यहाँ पे जीवन दान देने का उन्होंने संकल्प लिया, है ना। 1952 में बिहार के नवादा जिले में यहाँ पे सकोर दरवा, है ना, गांव में आश्रम बना, है ना। कहाँ पे, सकोर दरवा ग्राम में आश्रम बना। सर्वोदय, है ना, आंदोलन और ग्रामोत्थान कार्यक्रम शुरू किए। कहाँ से, देखिए 1952 में बिहार का नवादा जिले में सकोर दरवा गाँव, अब बिहार का लालच है तो बिहार में ही जो करना है बिहार में ही करेंगे, है ना। बिहार में ही करेंगे तो बिहार के सकोर दरवा गांव में आश्रम बनाया उन्होंने यहाँ पे, और आश्रम थे यहाँ पे सर्वोदय आंदोलन और ग्रामोत्थान आंदोलन का क्या किया, यहाँ पे शुरुआत किया। तो सर्वोदय आंदोलन और ग्रामोत्थान आंदोलन चलाएंगे और ये आश्रम से चलाएंगे। आश्रम कहाँ बना है, यहाँ पे सकोर दरवा गाँव में बना है, ठीक है, ये भी अपने समझ में आ गया। उसके बाद 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने इस्तीफा दे दिया और सक्रिय राजनीति संन्यास ले लिया। देखिए 1954 में, है ना, ये बोला जाता है कि जेपी भैया यहाँ पे राजनीति से कब अलग हुए, कब पृथक हुए बोलना चाहिए यहाँ पे, तो 1954 में पृथक हुए और उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से क्या कर दिया, यहाँ पे इस्तीफा दे दिया और सक्रिय राजनीति से क्या ले लिया, उन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। 1970 के शुरुआती दशक में नक्सलवाद के शांतिपूर्ण समाधान व चंबल घाटी की भीड़ों में डाकू उन्मूलन, है ना। देखिए यहाँ पे 1970 में भी वो काम कर रहे हैं, मतलब ये भूदान आंदोलन हो गया, अपना सर्वोदय आंदोलन हो गया, यहाँ पे ग्रामोत्थान आंदोलन हो गया, ये सब में अब वो जुड़ गए, है ना। उनको राजनीति सब मोह नहीं रहा, राजनीति मोह भंग हो गया। तो 1954 के बाद ये इस सब आंदोलन में और ज़्यादा सक्रिय हो गए। और देखिए यहाँ पे 1970 में इसी क्रम में उन्होंने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चंबल की घाटी, है ना, में जो डाकू उन्मूलन और आत्मसमर्पण कार्यक्रम जो होता है उसमें उन्होंने महती भूमिका निभाई, है ना। जैसे अभी रानू तिवारी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बस्तर में निभा रहे हैं, वे नक्सलियों को मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे समर्पण कराने में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब सहयोग कर रहे हैं। बस्तर टाकीज, है ना, तो ये इस टाइप से यहाँ पे इन्होंने भी काम किया। 1974 में बिहार में चल रहा है। अब देखिए बिहार का बार बार नाम आया क्योंकि छपरा बिहार का लाला है ना। सितारा गाँव, उनका गाँव का नाम बड़ा यूनिक है, बोला था मैंने यहाँ पे। तो 1974 में बिहार में चल रहे युवा आंदोलन की बागडोर संभाली और गुजरात और बिहार के आंदोलन को देशव्यापी रूप दे दिया, है ना। मतलब गुजरात और बिहार का आंदोलन क्या कर दिया, यहाँ पे देशव्यापी रूप उन्होंने दे दिया, मतलब देश भर में फैले, है ना। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी सरकार की अलोकप्रियता और अस्वीकार्यता और जन नीतियों के खिलाफ यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया। कब, 1974 में। मतलब इंदिरा गांधी कुछ काम धाम कर नहीं रही है, बस टाइम पास कर रही है सर के ना। तो संपूर्ण क्रांति द्वारा उनको क्या करो, यहाँ पे उखाड़ फेंको उनकी सत्ता को और उनको बाहर करो, ऐसा उन्होंने क्या बोला यहाँ पे इंदिरा गांधी के परिप्रेक्ष्य में बोला, है ना। 1974 के बाद 1975 में जेपी की प्रसिद्ध, है ना, रामलीला मैदान दिल्ली की रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया, है ना। कहाँ पे, रामलीला मैदान में ये वो कर रहे थे, है ना, मतलब यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर रहे थे, उसका आगाज कर रहे थे। और 1975 में यहाँ पे इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया उन्होंने और यहाँ पे जेपी भैया को जेल में डाल दिया गया। और जेल में उन्होंने कौन सी बुक लिखी, यहाँ पे कैदी की डायरी लिखी।
1970 में यहाँ पे कांग्रेस विरोधी, मतलब अब कांग्रेस से बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, तो इससे एक नई पार्टी उभरी जिसका नाम है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। 1970 में यहाँ पे ये जनता पार्टी के नाम से आई यहाँ पे जनता पार्टी, जनता पार्टी बोलना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद 1980 में यहाँ पे बीजेपी का क्या हुआ, यहाँ पे गठन हुआ है ना। 1980 में बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आई है ना। तो बोलना चाहिए यहाँ पे ये जो जनता पार्टी था यहाँ पे जे से है, तो यहाँ पे इसके स्रोत, प्रेरणा स्रोत को रहेंगे यहाँ पे जेपी भैया ही रहेंगे, है ना। उन्होंने संपूर्ण क्रांति लाई थी, आपातकाल का विरोध किया था उन्होंने, और उनको जेल में ठूसा गया। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जनता पार्टी में उन्होंने यहाँ पे, है ना, मतलब जनता पार्टी बनी। और जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत कौन है यहाँ पे, जेपी भैया ही है ना। अब इनको यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट में तो यहाँ पे भारत रत्न मिलेगा नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट में भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पे। इनको मिला यहाँ पे 1999 में। तो 1998 और 1999 के आसपास, है ना, 1999 के आसपास में कौन था यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो जो कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। और उन्होंने यहाँ पे बीजेपी के जो बोलना चाहिए परमात्मा बोलना चाहिए जेपी भैया, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे काम किया। अब जेपी की रचनाएं क्या है यहाँ पे, वाई सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म मतलब समाजवाद क्यों 1936 में आई थी कृति, है ना। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में यहाँ पे इनकी एक बुक आई थी, स्वराज फॉर द पीपल, है ना, मतलब स्वराज, है ना, स्वराज कैसे आएगा यहाँ पे, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ये हो गया फ्रॉम सोशलिस्ट टू सर्वोदय आंदोलन, मतलब सोशलिस्ट और सर्वोदय में कैसे कन्वर्ट हुए 1959 ए। फिर 1959 बी में यहाँ पे द प्ला फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी, है ना, इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे भारतीय राजनीति की पुनर्संरचना कैसे होगी, यहाँ पे क्यों सोशलिस्ट सर्वोदय में आया और यहाँ पे क्यों भारतीय राजनीति के यहाँ पे पुनर्संरचना करना आवश्यक था, वो उन्होंने बताया यहाँ पे 1959 ए और 1959 बी में, है ना। अब पिक्चर ऑफ सर्वोदय ऑर्डर, यहाँ पे सर्वोदय से जुड़े हुए थे भाई यहाँ पे 1961, है ना। सोशलिज्म सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी यहाँ पे बुक आई थी यहाँ पे 1964 में, है ना। सोशलिज्म में तो समाजवाद, उसका सर्वोदय, फिर उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी लोकतंत्र आया उसके बाद, है ना। तो ये ऐसी बुक लाई 1964 में। अब प्रिजन डायरी, कैदी की डायरी 1975 में लिखी थी, जब इंदिरा गांधी ने जेल में ठूस दिया था आंतरिक आपातकाल लगाकर, है ना। टूवर्ड्स टोटल रिवर्स, मतलब संपूर्ण क्रांति यहाँ पे, मतलब 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आगाज़ किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ पे। और उसकी बुक कब लिख रहे हैं यहाँ पे, 4 साल बाद 1978 में, है ना। तो ये हो गया अपना यहाँ पे, है ना, कि उनकी मेन बुक कौन कौन सी थी। हम तो कहीं ना कहीं उनकी बुक में सोशलिस्ट और यहाँ पे सर्वोदय का कहाँ क्या मिलेगा, उल्लेख मिलेगा, जिक्र मिलेगा, है ना। मार्क्सवाद से सर्वोदय तक था ना, मतलब मार्क्सवाद से सर्वोदय में क्यों गए वो, है ना, क्यों उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, क्यों उन्होंने संपूर्ण क्रांति की, क्यों उन्होंने यहाँ पे जनता पार्टी के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, क्यों उनको 1999 में क्या दिया गया, यहाँ पे भारत रत्न दिया गया। तो वो सब चीज़ के बारे में अपने यहाँ क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। जेपी के राजनीतिक चिंतन के बारे में 4 चरणों में विभाजित किया गया, कितने, 4 चरणों में विभाजित किया गया है। मार्क्सवादी रुझान, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्क्सवादी रुझान। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोकतांत्रिक समाजवाद का युग, है ना। पहला हो जाएगा मार्क्सवादी रुझान, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोकतांत्रिक समाजवाद का युग यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा सर्वोदयी रुझान, और चौथा हो जाएगा समग्र क्रांति का काल, है ना। तो मार्क्सवाद से सर्वोदय तक कैसे गए, है ना। सबसे पहले तो उनके मन में क्या, यहाँ पे पूर्णतः मार्क्सवादी हो गए जब 1922 में यहाँ पे पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, यहाँ पे यूएसए गए थे ना, यूएसए गए थे यहाँ पे। तो उनके बाद उनके ऊपर यहाँ पे मार्क्स का और यहाँ पे बोलना चाहिए अपना एम एन रॉय का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो मार्क्सवादी रुझान हो गया। मार्क्सवादी रुझान के बाद यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना। और जब समाजवाद से मोह भंग हुआ तो सर्वोदय की ओर चले गए यहाँ पे, और सर्वोदय से जब मोह भंग हुआ तो समग्र क्रांति की ओर चले गए, है ना। तो ये बोलना चाहिए यहाँ पे इस टाइप से इनका कार्यक्रम चल रहा है ना। तो मार्क्सवादी झुकाव, मैंने बोला था यहाँ पे मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे यहाँ पे। जेपी जब अमेरिका में अध्ययन करने के लिए गए थे तो वहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे 1940 तक, है ना। तो अध्ययन काल मतलब 1922 से लेकर यहाँ पे 1940 तक क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, मार्क्स से प्रभावित थे, है ना। तो इनके आदर्श कौन है यहाँ पे, मैंने बताया था कार्ल मार्क्स और एम एन रॉय, है ना। एम एन रॉय के सामाजिक आर्थिक विचारों से उन्हें प्रेरणा मिली और वे रूढ़िवादी मार्क्सवादी बन गए थे, है ना। ये मैंने बताया था। मार्क्सवाद के लगाव के कारण ही उन्होंने 1936 में वाई सोशलिज्म नाम की एक छोटी सी विचार और तेजक पुस्तक लिखी, और 1946 में प्रकाशित पुस्तक टूवर्ड्स स्ट्रगल में समानता की अवधारणा तथा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का समर्थन किया। मतलब यहाँ पे उत्पादन के साधनों पर यहाँ पे पूंजीपति का समर्थन नहीं होना चाहिए, इसमें समाज के जो लोग हैं यहाँ पे, जो समाज का समूह है उसका यहाँ पे स्वामित्व होना उन्होंने आवश्यक बताया, है ना। और उन्होंने भारी परिवहन, जहाजरानी, खनन और भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग की, है ना। तो उन्होंने 1936 में एक बुक लिखी यहाँ पे, 1936 में वाई सोशलिज्म, और 10 साल बाद यहाँ पे 1940 में यहाँ पे टूवर्ड्स स्ट्रगल यहाँ पे क्या लिखी, यहाँ पे बुक लिखी, है ना। तो वाई सोशलिज्म में यहाँ पे और टूवर्ड स्ट्रगल ये बुक लिखी। अब गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण को समाजवादी दर्शन का आधिकारिक विद्वान बताया, है ना।
तो गांधी जी ने क्या बताया यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण ने क्या बताया यहाँ पे, समाजवादी दर्शन का आधिकारिक विद्वान बताया। मतलब समाजवाद इतना कूट कूट के भरा था कि उसका आधिकारिक विद्वान उनको बोला गया, है ना। पर सोवियत संघ में सर्वहारा के अधिनायकत्व के स्थान पर स्टालिन के नेतृत्व में सेना दल व नौकरशाही की तानाशाही व जन अत्याचारों के कारण उनका मार्क्सवाद से मोह भंग हो गया ना। अब क्या हो गया यहाँ पे, मार्क्सवाद से मोह कब भंग हो गया, 1940 के बाद मोह भंग हो गया, क्योंकि सोवियत संघ में क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्वहारा एक बुजुर्गा वर्ग होता है, एक सर्वहारा वर्ग होता है। बुजुर्गा मतलब क्या हो जाएगा, पूंजीपति लोग, और सर्वहारा मतलब क्या हो जाएगा, जनता का, है ना, मतलब यहाँ पे मतलब समूह, है ना, जनता का समूह या फिर यहाँ पे समाज का समूह। तो सोवियत संघ में यहाँ पे सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के स्थान पर, है ना, इसका मतलब यहाँ पे समाजवाद में मतलब सर्वहारा का अधिनायकत्व उनको यहाँ पे सब चीज़ मिला ही नहीं, यहाँ पे उनको पावर मिला ही नहीं। उसके मतलब स्थान पर स्टालिन के नेतृत्व में सेना दल और नौकरशाही की तानाशाही, है ना, और जन अत्याचारों का, मतलब सोवियत संघ में जहाँ पे समाजवाद आना था वहीं पे सर्वहारा वर्ग का यहाँ पे नेतृत्व नहीं आया, और वहाँ पे स्टालिन ने अपने क्या कर दिया, यहाँ पे नेतृत्व में सेना खड़ी कर दी, दल खड़ा कर दिया, नौकरशाही खड़ी कर दिया। मतलब यहाँ पे समाजवाद यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कहाँ, सोवियत संघ में। तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क्सवाद से मोह क्या हो गया, भंग हो गया। और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लोगों की आज्ञाकारिता के लिए हिंसक तथा बल आधारित साधनों का प्रयोग उन्हें पसंद नहीं आया, है ना। मतलब यहाँ पे सोवियत संघ में क्या करें, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी क्या करी, लोगों के ऊपर यहाँ पे जो लोगों के लिए वो खड़ी हुई है यहाँ पे, उन्हीं पर यहाँ पे हिंसा और बल का प्रयोग करी। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत बड़ा कुठाराघात था और उनका समाजवाद से मोह क्या हो गया, यहाँ पे भंग हो गया ना। उन्होंने सोवियत संघ के साम्यवादी शासन के सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी स्वरूपों के अलावा तिब्बत के प्रश्न पर चीनी माओवादी के साम्राज्यवाद को भी कड़ी आलोचना की, है ना। मतलब यहाँ पे उन्होंने सोवियत संघ के यहाँ पे साम्यवादी शासन में सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी, है ना, के स्वरूपों के अलावा यहाँ पे तिब्बत के प्रश्न, मतलब तिब्बत में भी चीनी ने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया, तिब्बत हड़प लिया। तो इसका भी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे समाजवाद कैसे साम्राज्यवाद में कन्वर्ट होता है उसके बारे में बताया गया, है ना। कि मतलब यहाँ पे सोवियत संघ में समाजवाद विफल हुआ और चीन में भी विफल हुआ, तो दोनों जगह विफल हुआ। तो इसका मतलब तोड़ उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देने का प्रयास किया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे समाजवाद से पृथक होकर उन्होंने यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या किया, यहाँ पे समर्थन किया ना। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ पे 1940 1950, देखिए 1922 में जब अमेरिका पढ़ने गया और 1940 तक के उनमें यहाँ पे मार्क्सवाद या फिर समाजवाद का क्या था उनके यहाँ पे, मार्क्सवाद का उनके मन में वो डेरा था बोलना चाहिए यहाँ पे। फिर 1940 से यहाँ पे 1950 तक के क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद को उन्होंने समर्थन किया। मार्क्सवाद से मोह भंग होने के बाद यहाँ पे जेपी का झुकाव लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर हो गया। मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद आया और कैसे आया यहाँ पे, लोकतांत्रिक रूप से ना। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना, जो भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन हुए और मतलब जैसे भारत असहयोग आंदोलन, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन तथा गांधी के संपर्क में आने के कारण वे समाजवाद के क्रांतिकारी रूप के बजाय यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक हो गए, है ना। मतलब यहाँ पे समाजवाद का क्रांतिकारी रूप उन्होंने यहाँ पे मार्क्स लिया था और उसके बाद यहाँ पे समाजवाद आया, पर वो शांतिपूर्ण ढंग से आया यहाँ पे, क्यों, गांधी के विचारों से क्या हुए, प्रभावित हुए और शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या हो गए, यहाँ पे समर्थक हो गए, ठीक है। उन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद की आलोचना की, है ना। मार्क्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है द्वंद्व से हो रही है, द्वंद्व हो रहा है उसके बाद ही चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे आगे बढ़ रही है, मार्क्स बोलते हैं ना। तो उसकी अब आलोचना करेंगे भाई यहाँ पे, क्योंकि मानव के व्यक्तित्व में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। अकेला भौतिकतावाद अनेकता, बुराई और हिंसा को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इसलिए यहाँ पे आपको भौतिकता, मतलब मार्क्स को ये समझा रहे हैं कि आपको भौतिकतावाद के साथ यहाँ पे किसको, आध्यात्म को जोड़ने की भी क्या है, आवश्यकता है ना। क्योंकि अकेले भौतिकतावाद तो बहुत खतरनाक चीज़ है यहाँ पे, इसमें अनैतिकता, बुराई और हिंसा को क्या होता है, इससे बढ़ावा मिलता है ना। जेपी द्वारा समर्थित यहाँ पे समाजवाद का लोकतांत्रिक स्वरूप वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग, है ना। मतलब वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वर्ग सहयोग होना चाहिए। इसके ऊपर वो क्या देते हैं, बल देते हैं। साम्यवादी दल के एकाधिकारात्मक वर्चस्व के स्थान पर दल विहीन लोकतंत्र क्या करते हैं, यहाँ पे समर्थन करते हैं। मतलब यहाँ पे दल विहीन लोकतंत्र क्या हो, यहाँ पे हो दल बने ही ना, है ना। क्योंकि ये दल विहीन लोकतंत्र मतलब गांधी जी चलते थे, तो दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन कौन करते थे, गांधी जी करते थे। तो उनके विचारों से प्रभावित होकर यहाँ पे गांधी जी के पाथ में चलते हुए यहाँ पे दल विहीन लोकतंत्र का यहाँ पे क्या करेंगे, समर्थन करेंगे और लोकतांत्रिक समाजवाद लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पुरजोर प्रयास करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद से भी उनका मोह भंग होता है और वे सर्वोदय की ओर क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वोदय की ओर चले जाते हैं, सर्वोदय आंदोलन की ओर चले जाते हैं। अब उन पर प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे है ना, विनोबा भावे का करेगा ना, विनोबा भावे का प्रभाव पड़ेगा। तो देश की आज़ादी के बाद यहाँ पे
पे जेपी, विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी आदि के तहत सर्वोदयी हो गए, सर्वोदयी नेता हो गए और 1954 में उनकी सक्रिय राजनीति संन्यास ले लिया और सर्वोदय आंदोलन को जीवन दान दे दिया है ना। मतलब यहाँ पे अब मैं सर्वोदय, देखिए 1950 तक वो क्या थे, यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवादी थे, फिर बोलना चाहिए यहाँ पे उसका सर्वोदय को उनका रुझान हुआ और 1954 में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सक्रिय राजनीति संन्यास ले लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया है ना, क्या किया बोलना चाहिए यहाँ पे सर्वोदय आंदोलन ने क्या रखा, यहाँ पे नींव रखी है ना, सर्वोदय आंदोलन अब होना चाहिए। अब यहाँ पे सर्वोदय आंदोलन के प्रभाव आकर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको ही अपना जीवन दान दे दिया, अब यही सर्वोच्च है ना। तो गांधीवादी समाजवाद का आदर्श है ना, एक अहिंसक, शोषण रहित और सहकारिता के आधार पर स्थापित समाज, इसकी वकालत क्या करते थे, यहाँ पे गांधी जी करते थे ना। जेपी ने निम्नांकित गांधीवादी आदर्श अपना, यहाँ पे अहिंसा, सत्याग्रह, ठीक है, यहाँ पे साधन साध्य का अंतर संबंध, मतलब यहाँ पे पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता भी आवश्यक है। मतलब यहाँ पे अगर आपको अच्छा लक्ष्य पाना है, यहाँ पे ना अच्छा लक्ष्य पाना है तो साधन भी आपके कैसे रहने चाहिए, यहाँ पे अच्छे रहने चाहिए। आपको यहाँ पे देश की स्वतंत्रता, आपका लक्ष्य क्या है, देश की स्वतंत्रता है ना, तो इसके लिए साधन भी आपको कैसे रहने चाहिए, यहाँ पे अच्छे साधन है ना। अच्छे साधन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार काट है ना, चोरी चमारी ये सब करते हुए आप यहाँ पे अंग्रेजों को खून रक्त बहाकर आप क्या करेंगे, अगर ये साधन ले भी लेते हैं तो ये अपवित्र यहाँ पे क्या होगा, देश स्वतंत्रता हो गया। यदि आपको पवित्र देश स्वतंत्रता पानी है तो यह अहिंसक तरीके से या फिर बोलना चाहिए यहाँ पे बिना मार काट के ही तो क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। और उसके आधार पर जो अपने को साध्य या भारत स्वतंत्रता प्राप्त होगी वह सच्ची मतलब स्वतंत्रता होगी, है ना। वह स्वतंत्रता कैसी होगी, यहाँ पे सच्ची होगी। ग्राम स्वराज के वो समर्थक करते थे कौन, यहाँ पे जेपी, इसको भी यहाँ पे उन्होंने गांधी जी से लिया था। और राजनीतिक आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, मतलब विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ पे एक ही जगह सत्ता केंद्रीकरण न रहे, ये ऐसे गांव में टूटे फिर राज्य में टूटे फिर यहाँ पे बोलना चाहिए पंचायतों में टूटे, है ना। तो इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण पर भी क्या रखते थे, विश्वास रखते थे, है ना। 1959 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना यहाँ पे फ्रॉम सोशलिस्ट टू सर्वोदय, है ना, में सर्वोदय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों क्या की यहाँ पे विवेचना की, है ना। 1959 की बुक क्या है यहाँ पे, सोशलिस्ट है ना, सोशलिज्म टू सर्वोदय, सोशलिज्म सर्वोदय यहाँ पे। तो इसमें सर्वोदय सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों क्या की गई है, विवेचना की गई है। सर्वोदय का राजनीतिक पक्ष ना, तो पंचायती राज व्यवस्था के रूप में सुदृढ़ विकेंद्रीकरण तथा सहभागी प्रजातंत्र की प्रभावशाली व्यवस्था, ना। तो सर्वोदय का राजनीतिक पक्ष क्या बोल रहा है यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था के रूप में सुदृढ़ विकेंद्रीकरण, है ना। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध व्यवस्था के रूप में सुदृढ़ क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है यहाँ पे, और सहभागी प्रजातंत्र मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे केंद्र में राष्ट्रपति बैठता है, प्रधानमंत्री बैठ रहा है, तो निचले स्तर पर यहाँ पे कौन बैठे, यहाँ पे पंच बैठे, सरपंच बैठे यहाँ पे, और इन दोनों को मिला करके बोलना चाहिए यहाँ पे, यहाँ बीच में राज्य आ जाएगा, इन दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए यहाँ पे, सहभागी प्रजातंत्र, है ना। सहभागी प्रजातंत्र, यहाँ पे प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण का यहाँ पे क्या होना चाहिए, आगाज होना चाहिए। आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था देश में संतुलित और समता आधारित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करती है ना। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः जेपी ने कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया, है ना। जेपी ने किसको, कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया, है ना। जेपी ने कृषि जोतों के व्यक्तिगत स्वामित्व के बजाय पूरे गांव के सामूहिक स्वामित्व के अंतर्गत यहाँ पे सामूहिक और सहकारी खेती, है ना, का सुझाव दिया, है ना। सामूहिक और क्या बोला मैंने यहाँ पे, सहकारी खेती का क्या किया, सुझाव दिया, है ना। मतलब यहाँ पे सामूहिक मतलब कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग सुझाव दिया तथा गांधी जी के प्रभाव कारण ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्या किया, यहाँ पे समर्थन किया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण की योजना, है ना। देश की आज़ादी के बाद भी जब तत्कालीन व्यवस्था राष्ट्रीय आंदोलन और अपेक्षा और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम साबित हुई, मतलब यहाँ पे देश अब आज़ाद हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे तत्कालीन व्यवस्था क्या करी, यहाँ पे मतलब तत्कालीन व्यवस्था से जन आकांक्षा पूरी हो पा रही कि नहीं हो पा रही, है ना। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, है ना, और जो भारत के बाद यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल आए थे, ये सब क्या नहीं कर पा रहे हैं भारत के लिए, है ना, उसकी जन आकांक्षा को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। अतः उन्होंने यहाँ पे जेपी ने राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति तथा संरचना को में आमूल परिवर्तन के लिए, है ना, जो भी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति है यहाँ पे और उसकी संरचना है उसमें आमूल परिवर्तन हेतु यहाँ पे 1959 में एक पुस्तक प्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी प्रकाशित की, है ना। है ना, मतलब यहाँ पे 1959 में एक बुक बी करके आई थी ना, बुक बी, है ना। 1959 में दो बुक आई थी, है ना। एक तो अपना यहाँ पे बुक ए आई थी, फ्रॉम सोशलिस्ट टू सर्वोदय, है ना, ये बुक ए है, और उसके बाद यहाँ पे 1959 में और एक बुक आई थी यहाँ पे, ये बुक बी है ना, पीला फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, है ना, प्रकाशित की गई। यहाँ पे इस पुस्तक में जेपी ने भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जो तर्क प्रस्तुत किया है, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होना चाहिए, यहाँ पे पुनर्निर्माण होना चाहिए, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे पुनर्निर्माण, क्योंकि यहाँ पे भारतीय राजनीति में जो अभी व्यवस्था चल रही है वो तत्कालिक जन आकांक्षा को पूरा करने में क्या है, असमर्थ है, इसलिए इसका पुनर्निर्माण आवश्यक है। वे महर्षि अरविंद के विचारों से प्रभावित थे। जेपी स्वयं लिखते थे कि अरविंद में उन्हें असाधारण अंतःज्ञान स्फूर्त दृष्टि दिखी है, मतलब यहाँ पे वो आध्यात्मिकता की ओर चले गए थे अरविंद, है ना।
तो उससे क्या मिलती है यहाँ पे अंतर्ज्ञान स्फूर्त दृष्टि दिखी है, जिसे भारतीय राजव्यवस्था के आधार पर सच्ची प्रकृति को बिल्कुल स्पष्ट कर दी गया है ना। पुनर्निर्माण की इस योजना में जेपी ने संसदीय और दलीय लोकतंत्र की आलोचना की है। मतलब दलीय लोकतंत्र मतलब यहाँ पे संसद भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दल भी नहीं होना चाहिए। इसका गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं ना। दल विहीन लोकतंत्र, सामुदायिक व सहभागी लोकतंत्र और पंचायती राज आधारित ग्राम स्वराज का समर्थन किया है ना। ये गांधी जी ने भी किया यहाँ पे और अरविंद ने भी किया, तो इसलिए अरविंद के विचारों से क्या बोलना चाहिए यहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट रख पाते हैं ना। अब देखिए पुनर्निर्माण की योजना का आधार यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र की आलोचना, तो वो संसदीय लोकतंत्र की कड़ी आलोचना करते हैं, उसे शक्ति और सत्ता केंद्रीकरण मानते हैं। मतलब यहाँ पे पंचायतों को शक्ति मिलेगी नहीं, यहाँ पूरी सत्ता यहाँ पे दिल्ली में जाकर सिमट जाएगी ना, तो ये हो जाएगा। दूसरी संसदीय व्यवस्था अनिवार्य दलीय व्यवस्था होती है। दल सत्ता की प्रकृति के लिए राष्ट्रहित और जनहित की बजाय है ना। अब वो दल को राष्ट्रहित जनहित करना चाहिए यहाँ पे, तो पर वो अपने दल का हित करते हैं। जैसे बीजेपी अपनी मतलब बीजेपी पार्टी का हित कर रही है और कांग्रेस अपने कांग्रेस पार्टी का हित कर रही है ना। वो चंदा एकत्रित कर रहे हैं और चंदा को लोगों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए, तो चंदा को क्या कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना। दूसरी संसदीय व्यवस्था अनिवार्य दलीय व्यवस्था है ना। अनिवार्य दलीय व्यवस्था दल सत्ता प्राप्ति के लिए राष्ट्रहित और जनहित की बजाय दलीय हित को प्राथमिकता देते हैं, मैंने बताया। जेपी के अनुसार यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था अल्पमत की सरकार होती है ना। अल्पमत की सरकार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जेपी भैया, इसको संसदीय शासन को बोल रहे हैं ना। यह क्या है, अल्पमत की सरकार है ना। जेपी लिखते हैं कि आज की तथाकथित लोकतंत्र वस्तु लोकतंत्र नहीं वरन निर्वाचन अल्पतंत्र है ना। ये लोकतंत्र नहीं क्या है, निर्वाचन अल्पतंत्र है ना। निर्वाचन अल्पतंत्र है जिसमें आम जन की भूमिका क्या होती है, यहाँ पे नगण्य होती है। मतलब इसमें आम जन सिर्फ 5 साल में वोट देने के लिए आता है बस है ना, बाकी तो जो चला रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्र के यहाँ पे जो नेता है मंत्री वही चला रहे हैं ना। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र यहाँ पे केंद्रीकरण दलीय हितों और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा जाता है। मतलब क्या, केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा, यहाँ पे दलीय हितों को बढ़ावा देगा, बस यहाँ पे लोगों का हित नहीं होगा। और बहुसंख्यकवाद मतलब यहाँ पे जो मतलब समाज के इलाइट वर्ग हैं उन्हीं को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, जैसे अडानी और अंबानी है ना। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनका विरोध निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित है ना। लोकतंत्र गणना ही नहीं बल्कि नैतिकता पर भी अवलंबित हो है ना। मतलब गणना पर नहीं नैतिकता पर भी अवलंबित हो, जबकि आधुनिक लोकतांत्रिक गणना आधारित है। जबकि आधुनिक लोकतंत्र कैसी यहाँ पे गणना आधारित है। गणना आधारित लोकतंत्र यहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही क्या करती है, यहाँ पे बढ़ावा देती है ना। इसको मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे गणना आधारित नहीं होना चाहिए, इसको नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। ये गणना जरूरी नहीं है, नैतिकता जरूरी है ना। पर आधुनिक अगर मैं देखता हूँ आधुनिक लोकतंत्र कैसा है तो वो गणना आधारित है। गणना आधारित क्या करेगी, यहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही क्या करेगी, यहाँ पे बढ़ावा देगी। दलगत राजनीति क्या बोलते हैं यहाँ पे, संसदीय लोकतंत्र में जनता नहीं बल्कि दल का शासन होता है। लोकतंत्र स्वशासन के नाम पर ये दल भ्रम फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। दलीय अनुशासन की वेदी पर विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी जाती है और संसद और विधानसभाएं आडंबर मात्र होती है। संसद और विधानसभाएं कैसी होती है, आडंबर मात्र होती है ना। जेपी के अनुसार यहाँ पे दलीय राजनीति का परंपरागत स्वभाव है कि उनकी सत्ता की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के दूषित संघर्ष होते हैं ना। मतलब यहाँ पे दलीय राजनीति क्या बोल रहे हैं, उनमें सत्ता की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार क्या होते हैं, दूषित संघर्ष होते हैं। धन संगठन प्रचार के साधनों के बल पर है ना दल स्वयं को जनता पर लाद देते हैं ना। धन संगठन और प्रचार के साधनों के बल पर यहाँ पे दल स्वयं को मतलब यहाँ पे दल क्या करते हैं, यहाँ पे स्वयं को जनता पर लाद देते हैं ना। जनतंत्र यथा दलीय तंत्र बन जाता है और केवल मतदान तक क्या हो जाता है, सिमट जाता है। मतदान दो और खसको यहाँ से है ना। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 1946 में कैबिनेट मिशन आया था यहाँ पे, उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या किया था यहाँ पे है ना, समर्थन किया था। जबकि अंग्रेज यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना में अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या करते, वकालत करते, इसलिए इन्होंने यहाँ पे कैबिनेट मिशन या संविधान सभा की सदस्य क्या करती थी, यहाँ पे त्याग पद दे दिया था। यह पद्धति भ्रष्टाचार अनुत्तरदायित्व यहाँ पे संकीर्ण हितों को बढ़ावा देती ताकि वोट बैंक को साधा जा सके ना। वे सेवा की बजाय सत्ता की राजनीति को घृणित खेल खेला जाता है। मतलब सेवा के नहीं की जाती उसमें सत्ता की राजनीति की जाती है ना। तो सत्ता का केंद्रीकरण व नौकरशाही का खतरनाक वर्चस्व इसमें रहता है ना। तो भारतीय लोकतंत्र सुझाव क्या है यहाँ पे, दल विहीन लोकतंत्र, पार्टीलेस डेमोक्रेसी है ना। दल विहीन लोकतंत्र क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र का विचार अत्यंत प्रसिद्ध है ना। दल विहीन लोकतंत्र विचार क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, अत्यंत प्रसिद्ध है। मतलब दल तो होना ही नहीं चाहिए ना। दल विहीन लोकतंत्र से क्या है, यहाँ पे शासन के समग्र ढांचे का निर्माण यहाँ पे निर्दलीय आधार पर किया जाना चाहिए ना। कैसे, निर्दलीय आधार पर किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि स्वयं राजनीतिक दल से बंधन मुक्त रहते हुए अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब जनप्रतिनिधि उनके पास दल का दबाव रहता है, वो दल के विरुद्ध कुछ काम नहीं कर सकते। दल जैसा बोल रहा है वैसे आँख मूंद के, भले वो गलत रहे पर उनको करना ही पड़ेगा है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें दबाव आ जाता है जनप्रतिनिधि के ऊपर और अपने जनता के हित के लिए जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं है ना। जेपी के अनुसार यहाँ पे दलीय पद्धति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भ्रष्ट कर लोकतंत्र को क्या करती है, यहाँ पे दूषित करती है। यदि हम चाहते हैं कि जनता अपने विवेकाधीन कार्य करते संतता का उपयोग करे तो इसलिए तो हमें दल विहीन लोकतंत्र को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है,
तो दल विहीन लोकतंत्र का आप मतलब यहाँ पे विचार यहाँ पे गांधी जी ने भी दिया था, जेपी भैया ने भी दिया था। तो ये है क्या, है ना। ऐतिहासिक रूप से देखें तो यहाँ पे एथेंस का लोकतंत्र यहाँ पे दल विहीन लोकतंत्र था। कहाँ का, एथेंस का। आधुनिक युग में दल विहीन लोकतंत्र विचार प्रादुर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, यूएसए में हुआ था। 18वीं सदी में यूएसए के राष्ट्र निर्माता जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, मेडिसन, हैमिल्टन ने इस विचार को पैदा किया। 1860 के दशक में हुए गृह युद्ध से पहले लगभग 7 दशक तक यूएसए में चुनाव में राजनीतिक दलों नहीं बल्कि यहाँ पे दो गुटों, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट में टक्कर होती थी ना। मतलब यहाँ पे दल नहीं होते थे, उसमें क्या होता था, फेडरलिस्ट और क्या होता था, एंटी फेडरलिस्ट होता था ना। तो देखिएगा यहाँ पे फेडरलिस्ट वे होते हैं जो शक्तिशाली और संघ और के समर्थक होते हैं ना। मुख्य फेडरलिस्ट यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन, अलेक्जेंडर, यहाँ पे हैमिल्टन, मेडिसन ये। और एंटी फेडरलिस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, एंटी फेडरलिस्ट यहाँ पे संघ के बजाय राज्यों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शक्तिशाली बनाने पर क्या कर रहे हैं, पक्ष दे रहे हैं ना। तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र विचार सर्वोपरि किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। उसके बाद गांधी ने भी समर्थन किया उसका यहाँ पे, और बोलना चाहिए यहाँ पे जेपी भैया ने भी समर्थन किया। गांधी जी दल विहीन लोकतंत्र चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का विकसित कर देना चाहिए। मतलब कांग्रेस की अब कोई जरूरत नहीं है, आज़ाद भारत हो गया है, अब कांग्रेस की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है ना, नहीं बीजेपी की आवश्यकता बाद में हो। जेपी ने अपनी पुस्तक यहाँ पे भारतीय राजव्यवस्था की पुनर्संरचना 1959 में बुक आई थी यहाँ पे, उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का, है ना, मतलब विचार दिया और उनके विकल्प की व्यापक चर्चा की गई, है ना। वर्तमान में कुछ छोटे द्वीपीय देशों जैसे नारू हो गया यहाँ पे, तुवालू, माइक्रोनेशिया व पलाऊ में दल विहीन लोकतंत्र क्या बोलना चाहिए यहाँ पे अस्तित्व है ना। अब देखिएगा यहाँ पे सामुदायिक व सहभागी लोकतंत्र पर का विचार, है ना। तो सामूहिक और सहभागी लोकतंत्र विचार किसने दिया यहाँ पे, जेपी भैया ने ही दिया था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सामुदायिक सहभागी लोकतंत्र मतलब क्या चाहिए, इसमें पंचायत को भी जोड़ो भाई यहाँ पे, है ना। जितना यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है, उतना पंचायत के यहाँ पे सरपंच पंच भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप उसको वो कर दोगे यहाँ पे और हटा दोगे सत्ता से और उनको सत्ता में रखोगे ही नहीं, है ना। मतलब उनका मतलब सहभागी नेतृत्व को आप क्या नहीं दोगे यहाँ पे, प्रेफरेंस नहीं दोगे, तो ये गलत बात है। राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जेपी ने सामुदायिक लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे समर्थन किया। राजनीतिक सत्ता का पुनर्निर्माण पिरामिड की भांति न हो, सत्ता प्राचीन काल के पंचायती राज की तरह जड़ जमीन तक क्या हो, फैली हुई हो, ना, जड़ जमीन तक क्या हो यहाँ पे फैली हुई हो। राम मनोहर लोहिया ने सामुदायिक लोकतंत्र के विचार के लिए यहाँ पे चौखंबा सिद्धांत दिया है ना। राम मनोहर लोहिया ने सामुदायिक लोकतंत्र के लिए यहाँ पे चौखंबा सिद्धांत दिया, मतलब 1 2 3 4, है ना। लोहिया को अपन पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, आप जाकर देखिएगा। चौखंबा सिद्धांत दिया था यहाँ पे ग्राम, जिला, प्रांत और राष्ट्र, और एक यहाँ पे विश्व राष्ट्र, है ना। एक विश्व संघ बनाने की क्या करते थे, वकालत करते थे, जो कि यहाँ पे 5वां स्तंभ होगा, है ना। वैसे यहाँ पे जेपी भैया ने बोला यहाँ पे कि 5 खंबा सिद्धांत दिया यहाँ पे, गाँव, खंड, यहाँ पे जिला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर सुझाव दिया ना। राष्ट्रीय स्तर क्या दिया, सुझाव दिया, है ना। तो ये हो गया। इस व्यवस्था में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सदस्य को चुनाव करती है। मैं बताया यहाँ पे पंचायतों को मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको लाओ, तो इसका समर्थन कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं, है ना। और जेपी भैया करते हैं, पर इसका समर्थन कौन नहीं करते हैं यहाँ पे, अंबेडकर बोलते हैं ना। अंबेडकर क्या बोलते हैं यहाँ पे, गांव नशाखोरी के क्या बन गए, अड्डे बन गए हैं, और वो ग्राम हित करने के बजाय यहाँ पे अपना स्वहित क्या करते हैं, साधते हैं। मतलब पंच और सरपंच भी कहीं ना कहीं सही नहीं है ये, इसलिए अंबेडकर यहाँ पे विकेंद्रीकृत यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या करते थे, विरोध करते थे ना। इसी क्रम में चुनाव उत्तरदायित्व आगे बढ़ता है, इस प्रकार लोक स्वराज की स्थापना होगी, मतलब लोक स्वराज भी कहीं ना कहीं से इसमें आ जाएगा। अब देखिए लोक स्वराज की राजनीतिक शक्ति व राज्य शक्ति के स्थान पर लोकनीति, है ना। मतलब लोक स्वराज की राजनीतिक शक्ति और राज्य शक्ति स्थान पर यहाँ पे लोक नीति इंपॉर्टेंट है, और लोक शक्ति क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट, लोक नीति और लोक शक्ति इंपॉर्टेंट, है ना। सामुदायिक लोकतंत्र का आर्थिक स्वरूप, है ना। जेपी ने राज व्यवस्था के साथ यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का सुझाव दिया। मतलब यहाँ पे राज व्यवस्था तो हो, साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी हो। उन्होंने योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की शक्ति, ये कब आई थी, 1950 में नेहरू के प्रयास होते आई थी, है ना। शक्ति केंद्रीकरण की आलोचना की। उनका मानना था कि विकास योजनाओं के निर्माण ग्राम स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। मतलब आप कहाँ करो, केंद्र से यहाँ पे योजना का निर्माण कर रहे हो आप उसको, और यहाँ पे गांव स्तर में पहुँचा रहे हो, पर यहाँ पे योजना निर्माण यहाँ पे गांव स्तर पर होना चाहिए। समस्या गांव की है और गांव के लोग समस्या ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब मूवमेंट होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, जेपी भैया बोल रहे हैं, जिसका क्रमिक रूप से खंड और जिला स्तर तक समायोजन व सुव्यवस्थीकरण हो। योजना आयोग केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजना निर्माण में तकनीकी और तार्किक समर्थन दे। वर्तमान नीति आयोग इसी आधार संगठन है ना, इसी आधार पर क्या है, संगठित है ना। वर्तमान नीति आयोग है, इसी आधार पर क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, संगठित है।
संपूर्ण क्रांति मतलब क्या जाएगा, टोटल रिवॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जेपी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की अस्वीकार नीतियों और सर्वसत्तावाद के खिलाफ यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, है ना। किसने, यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, यहाँ पे सर्वसत्तावाद के खिलाफ यहाँ पे संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, ना। मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने तो दंगई मचा दी है और उनके खिलाफ संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। यह एक अहिंसात्मक क्रांति का आगाज था जिसमें ध्येय व्यक्ति और समाज में परिवर्तन कर विद्यमान विकृत व्यवस्था की जगह यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था पर क्या करना, यहाँ पे जोर देना था, है ना। संपूर्ण क्रांति विचार विनोबा भावे दिमाग में सर्वप्रथम 1960 में आया था। ये विनोबा भावे उनके गुरु थे जिन्होंने भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन की नींव रखी थी। विनोबा भावे के अनुसार एक नए इंसान का आकार देने के लिए नए विश्व की रचना करें तथा इसके लिए जीवन के समस्त पक्षों में परिवर्तन करना होगा, ना। जीवन के समस्त पक्षों में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। 1975 में इसी संपूर्ण क्रांतिक विचारों को प्रयोग में लेते लोगों को प्रेरित करने के लिए किया ताकि वे सार्वजनिक जीवन में हर क्षेत्र में फैली गंदगी को, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी गंदगी फैली है उसको साफ करे और नई व्यवस्था क्या करें, यहाँ पे स्थापित करें, है ना। वस्तु संपूर्ण क्रांति का आह्वान इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध आंदोलन का उत्प्रेरक नारा बन गया था। जेपी ने कहा कि यह क्रांति शांतिपूर्वक लानी है, मतलब इसमें हिंसा नहीं करनी है, समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा जीवन पद्धति को हानि पहुंचाए बिना लानी है संपूर्ण क्रांति, है ना। तो ऐसा यहाँ पे जेपी भैया ने बोला। संपूर्ण क्रांति के तात्पर्य केवल शासन व्यवस्था बदलना या सरकार परिवर्तित करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव अपेक्षित है। मतलब यहाँ पे शासन व्यवस्था बदलना नहीं है, सरकार परिवर्तित करना नहीं, बल्कि इसमें संपूर्ण बदलाव करना अपेक्षित है और इसके लिए युवा शक्ति का उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आह्वान किया, है ना। संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति के प्रमुख उद्देश्य, है ना। तो सहभागी लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पे जन समितियों की स्थापना तथा प्रत्याह्वान की मतलब स्थापना करना जरूरी है। जन समितियाँ लोक प्रतिनिधियों तथा शासन कार्यों को नियंत्रण और परीक्षण करेगी। रिकॉल का तात्पर्य है कि निर्वाचन प्रतिनिधियों को उनकी अकर्मण्यता तथा अकुशलता के कारण बीच कार्यकाल में वापस बुलाना। राजनीति व आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना इसमें शामिल था, ना। अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था क्या करना, यहाँ पे स्थापना करना, ना। संघर्ष और न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था क्या करना, स्थापना करना। जेपी के अनुसार यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य है भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक और सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना तथा समाज के अन्याय तथा शोषण क्या करना, कम करना और नैतिक और सांस्कृतिक शैक्षणिक क्रांति लाना, है ना। 1974 में एक भाषण में जेपी ने कहा था कि समग्र क्रांति के बाद एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज स्थापित होगा, मतलब समग्र क्रांति के बाद ऐसा लोकतांत्रिक समाज स्थापित होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक श्रमिक होगा, प्रत्येक नर नारी में समानता होगी, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। मतलब समानता कहीं ना कहीं आगाज हो जाएगा, किसका, समानता का क्या हो जाएगा, आगाज हो जाएगा। आर्थिक वर्गभेद क्या होगा, समाप्त होगा और सारी संपत्ति का स्वामी क्या होगा, समाज होगा और प्रगति योजनाबद्ध होगी, है ना। तो ये हो गया संपूर्ण क्रांति। तो वीडियो बनाने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो।